हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का केम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको जो कंप्लीट एरोमेटिसिटी है, चाहे वो आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सीएसआईआर नेट या गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सारी कवर करूँगा। सो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एरोमेटिसिटी है क्या? एरोमेटिसिटी किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और उसके अंदर एक रिंग ऑफ रेजोनेंस या फिर एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन उसके अंदर होनी चाहिए। जो खास प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड होगी वो क्या होगी कि उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो बाकी उसके विद रिस्पेक्ट या उसके जो आइसोमर होंगे उनके मुकाबले उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। अब ये प्रॉपर्टी अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर दिखेगी तो उसको हम ये बोल देंगे कि इसके अंदर एरोमेटिसिटी है। ओके, अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास ये साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल था। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया तो हमने ब्रोमीन जो रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश कलर का होता है वो इसके ऊपर डाला, तो थोड़ी देर के बाद एक जो एडिशन प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मिला, और इसका जो कलर होगा वो कलरलेस सा ये सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। इसको हम कन्फर्मेटरी टेस्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं एल्कीन्स के लिए। अब अगर मैं सेम रिएक्शन बेंजीन के साथ करने की कोशिश करूं, हालांकि बेंजीन के अंदर देखिए डबल बॉन्ड जो हैं वो इसके मुकाबले 3 हैं, यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऐसा एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे भी मिले। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन की डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर मैं लेविस एसिड लाइक AlCl3 डाल के रिएक्शन कराऊंगा तो एडिशन की बजाय यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगी। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा और बाहर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। देखिए इस बेंजीन ने अपने जो ये पाई बॉन्ड्स थे या यहाँ पे जो एक कॉन्जुगेशन थी इसकी, इसने डिस्टर्ब नहीं करी, इसने एडिशन की बजाय सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को फेवर किया। अब ये अजीब सी प्रॉपर्टी बेंजीन की है क्यों, कौन कौन सी कंडीशंस हैं या किन की वजह से ये रिएक्शन हो रही है? एरोमेटिसिटी को जैसे जैसे हम समझते जाएंगे ये जो क्वेश्चन है इसका भी हमें सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। बेंजीन की अगर मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करूं, बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन एटम थे वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे। ठीक है, तो इसका मतलब उनके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल मिलेगी, और वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो है वो सारी एक प्लेन के अंदर है, उनकी सिमेट्री मैच कर रही है। जो कॉन्जुगेशन बनेगी उसकी एक ऐसे रिंग बन जाएगी जिसको हम रिंग ऑफ रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। तो इस रिंग ऑफ रेजोनेंस की वजह से इस मॉलिक्यूल के पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई जो ये लॉस्ट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से इसके पास हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए बेंजीन के ऊपर हमने देखा था कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल थी बजाय के एडिशन रिएक्शन के। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर एक जनरलाइज वे में कोई डेफिनेशन पूछे तो ये हो सकती है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनके पास हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी हो और जो एडिशन रिएक्शन शो करने की बजाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करें। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास ऐसी कौन सी कंडीशंस या ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो उसको एरोमेटिक बनाएगी, जो उसको वो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी? ये ट्रायंगल आप याद रखिए, इसके जो वर्टिसेस हैं वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो लिख रखे हैं। जैसे साइक्लिक, एक मॉलिक्यूल का साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिमिलर या उसका आइसोमर कोई असाइक्लिक मॉलिक्यूल है और दूसरा साइक्लिक है और दोनों के अंदर अगर सेम कॉन्जुगेशन है तो भी साइक्लिक मॉलिक्यूल जो होगा उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। ये हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझेंगे तब समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लेनरिटी। मॉलिक्यूल का प्लेनर होना काफ़ी ज़रूरी है, और ये भी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में मैं आगे जो स्लाइड्स आएंगे उनके अंदर डिटेल्ड इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशन है वो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेगा तो हम आगे देखेंगे कि वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या क्या कुछ रहेगा। ओके, फर्स्ट बात करें साइक्लिक। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो कार्बन एटम है वो आपस में एक कनेक्टेड हो, रिंग फॉर्मेशन करते हों। जैसे यहाँ पे कुछ सिंपल साइक्लिक मॉलिक्यूल शो कर रखे हैं और ये कोई कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है। इसके अंदर भी आप साइक्लिक जो मोइटीज़ हैं उनको आप देख सकते हैं।
तो साइक्लिक मतलब एक रिंग की फॉर्म के अंदर अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले तो वो साइक्लिक बोला जाएगा। नेक्स्ट, प्लेनर। अब अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम हैं वो सारे एक प्लेन के अंदर लाई करें तो उसे हम एक प्लेनर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अब इसे पहचानना कैसे होगा? देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो उसके अंदर हर एक कार्बन एटम की अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सारे एटम एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, बेंजीन का मैं यहाँ पे केस लूँ, सो बेंजीन के अंदर हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहेगी और वो सारे कुछ इस तरीके से रहेंगी। तो बाकी जो कार्बन एटम है ये 6, ये सारे एक प्लेन के अंदर होंगे। सो हमें ऐसा ही बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का, ये है अपना साइक्लोहेक्सीन। सो इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो इस वजह से देखिए, कोई कार्बन एटम अबोव द प्लेन है, कोई बिलो द प्लेन है, ये वाला ऊपर हो गया, वे वाला ऊपर हो गया और ये वाला नीचे आ गया। सो ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो हमें ये सेंस डेवलप करनी पड़ेगी कि मॉलिक्यूल को देख के या उसके हाइब्रिडाइजेशन को देख के हम प्लेनर और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन का मतलब है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलूँ तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर जो p ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रही हैं वाया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर उन p ऑर्बिटल्स की सिमेट्री मैच कर रही है, वो एक प्लेन के अंदर हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी या डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और उस दौरान हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 11 डबल बॉन्ड्स हैं, और आप देखिए ये जो लीनियर चेन यहाँ पे दिखा रखी है, इसके हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी और जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगी उसकी एक लोब हमारी तरफ फेस कर रही होगी। ठीक है, तो वो सारी p ऑर्बिटल एक प्लेन के अंदर हैं और इस वजह से यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का वो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की तरफ होता रहेगा। ठीक है, सिंपल अगर हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये पहचानना हो कि किसके अंदर कॉन्जुगेशन है किसके अंदर नहीं, तो हम देख लेंगे कि उसके अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होंगे, रेडिकल कॉन्जुगेशन के अंदर होंगे, या फिर जो कार्बोनाइन है या फिर कार्बोकेटाइन है उसकी वजह से कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। सो ये सारा कुछ जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे सो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइईन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। सो इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं और बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इस तरीके का कोई भी अगर सिस्टम मिलेगा तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन होगी। क्यों होगी? उसकी वजह है इसकी ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे कार्बन एटम जो इसके अंदर हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहेगी और वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से अलाइन होंगी। तो अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप कर सकते हैं इस वाले रीजन के अंदर, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट होके इस कार्बन के पास चला जाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो सकती है। ये तो था इसका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम। अगर हम इसका एमओ डायग्राम बनाएं तो उससे और अच्छे से समझ आ सकता है। जब हम इसका एमओ बनाएंगे तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनसे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट मिले, यानी कि A डबल बॉन्ड B और उससे नेक्स्ट जो एडजेसेंट एटम है उसके ऊपर या तो आपको कोई पॉजिटिव चार्ज मिले, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में दिख रहा है, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज मिले, एक एग्जांपल ये रहा, और कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई रेडिकल हो या लोन पेयर हो, तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन होएगी। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे शो कर रखे हैं। इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक रेजोनेंस होएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उठ के यहाँ आ जाएंगे और अब जो पॉजिटिव चार्ज था वहाँ चला गया, तो मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुई है। सेम यहाँ पे कार्बोनाइन के केस में है, और कोई एटम जिसके पास लोन पेयर है लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एक्सेट्रा इस टाइप के, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होगी। रेडिकल के वे में भी कॉन्जुगेशन होगी। सो कॉन्जुगेशन पहचाननी इस तरीके से है।
ठीक है, और ये शॉर्टकट आप ध्यान रखिए। अब हमें जिन मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचना है, अगर हम एरोमेटिसिटी का पता लगाना चाहते हैं तो वो जनरली हमें साइक्लिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इस टाइप के। सो हमें इसके अंदर पता करना है कि कॉन्जुगेशन होगी या नहीं। सो इस मॉलिक्यूल के अंदर तो डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो अल्टरनेट जो डबल सिंगल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो इसका मतलब यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं वो भी बीच में नहीं आएंगे। इसका भी मैं आगे आपको स्लाइड्स के अंदर ऑर्बिटल डायग्राम दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर हैं ये इस कॉन्जुगेशन के अंदर क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये केस है, इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर जो हमें कॉन्जुगेशन के अंदर आएंगे, ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, सो इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन होगी और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी कॉन्जुगेशन आपको मिलेगी। सो हमें साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन के बारे में सोचना है, ठीक है, ओके। सो अब तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं उनके अंदर था कि मॉलिक्यूल का साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो फिर हम बात करेंगे प्लेनरिटी की, यानी कि जो मॉलिक्यूल था उसके सारे एटम एक प्लेन के अंदर हैं या नहीं। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक बोल दिया जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है उस टाइम के ऊपर अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो। अब अगर मॉलिक्यूल प्लेनर हुआ तो हमें सोचना है कॉन्जुगेशन के बारे में। अब कॉन्जुगेशन के अंदर भी दो पॉसिबिलिटी है, येस और नो। अगर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो भी मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक रह जाएगा, तो भी इलेक्ट्रॉन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कॉन्जुगेशन है, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। इनको कैसे पता करेंगे? ये हम पता करेंगे हक्कल MOT के बेस पे। वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखेंगे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। हक्कल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हक्कल ने क्या किया, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले से डेवलप कर रखी थी लाइक H2 मॉलिक्यूल्स के बारे में बताने के लिए या और बाकी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताने के लिए, हक्कल ने उसको एक्सटेंड किया प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए। उसने जो है MOT को और फर्दर डेवलप किया और उसने बताया कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम के अंदर हैं तो जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे और ओवरऑल मॉलिक्यूल स्टेबलाइज्ड होगा, और उसको हम बोल देंगे एरोमेटिक सिस्टम। और दूसरी तरफ अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होंगे, ठीक है। बॉन्डिंग के अंदर भी होंगे लेकिन साथ ही साथ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी फिल होंगे, जिसकी वजह से डिस्टेबिलिटी आएगी मॉलिक्यूल के अंदर, और उसे हम बोल देंगे एंटी एरोमेटिक। सो यहाँ पे जो एंटी वर्ड है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से डेराइव किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से, और ये ध्यान रखिए अगर प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, तभी हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इनमें से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, बाई चांस वो प्लेनर नहीं हो पाता, साइक्लिक नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो उसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोकेटाइन दिखता है हमें तो उसके 0 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बोनाइन है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री रेडिकल है तो उसके पास, उस एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो काउंट करना पड़ेगा हमें। अगर कोई एटम है लोन पेयर के साथ लाइक ऑक्सीजन, सो उसके 2 इलेक्ट्रॉन से काउंट करने हैं। अगर मान लिया उसके ऊपर एक लोन पेयर से ज़्यादा लोन पेयर भी हैं तो भी हमें सिर्फ एक ही लोन पेयर काउंट करना है, क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ एक लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ट्रिपल बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड में 2 क्यों करने हैं? क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कॉन्जुगेशन करते टाइम सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेट कर सकता है, दूसरा पाई बॉन्ड तो परपेंडिकुलर होने की वजह से उसकी तो सिमेट्री ही डिफरेंट है, तो वो कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है नॉन हक्कल डबल बॉन्ड या लोन पेयर। सो देखिए एनुलिन्स के केस में आपको ये दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड्स मिलेगा और आप कई बार इसको काउंट कर लोगे, कई बार इसको काउंट नहीं करोगे। सो देखिए ये
शॉर्टकट है या एक ट्रिक है कि आप क्या करिए, जो भी लोन पेयर या डबल बॉन्ड है जो पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, लाइक ये सेंटर के अंदर है, ये यहाँ पे लोन पेयर होता मान लिया, तो इसको काउंट मत करिए कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी डबल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं नॉन हक्कल डबल बॉन्ड, यानी कि कैलकुलेशन के अंदर काउंट नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए करा क्योंकि अगर हम इसको काउंट कर लेते जो कॉन्जुगेशन होती मॉलिक्यूल के अंदर, मान लिया यहाँ से कॉन्जुगेशन स्टार्ट होती, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन पूरी एक्सटेंड तक नहीं हो पाती। अब अगर हमें पेरीफेरी के पाई बॉन्ड्स की कॉन्जुगेशन कराऊँ तो कॉन्जुगेशन बहुत लार्ज एक्सटेंट तक हो सकती है, ठीक है। सो इसलिए नॉन हक्कल डबल बॉन्ड या नॉन हक्कल लोन पेयर किसे बोलेंगे, कोई भी ऐसा लोन पेयर या डबल बॉन्ड जो एनुलिन्स के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट हो तो उसे हम लेफ्ट कर देते हैं, और जो पेरीफेरी के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट करते हैं और उनकी कॉन्जुगेशन को हम कंसिडर करते हैं। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हम अलग अलग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे, या फिर कैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो देखें साइक्लिक मॉलिक्यूल तो है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि प्लेनर है, हाँ ऑब्वियस प्लेनर मिलेगा, क्योंकि ये जो एटम है यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, तो एक एम्प्टी p ऑर्बिटल यहाँ पे भी मिलेगी। सो मॉलिक्यूल प्लेनर भी है अपना। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्जुगेशन भी मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, अगर यहाँ पे ड्रॉ करके अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सो देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कार्बोकेटाइन है तो इसके 0 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने हैं, तो ये है एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 2 पाई है यानी कि 4n+2 रूल को अगर ये सेटिस्फाई करता होगा, या यहाँ मैं n की वैल्यू 0 पुट करूँ, सो हाँ ये 4n+2 पाई रूल को सेटिस्फाई करता है, तो ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो गया। इस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले प्लेनर, सबसे पहले साइक्लिक, फिर प्लेनरिटी, फिर कॉन्जुगेशन, और फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखें तो साइक्लिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट प्लेनर, हाँ प्लेनर भी होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आएगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट होकर इस कॉर्नर पे आ जाएगा। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा कॉन्जुगेशन की वजह से। कॉन्जुगेशन भी है, अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सो एक डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन में जो एटम है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, सो इसकी वजह से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे। अब ये 4n पाई रूल को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये हो गया एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट के अंदर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे। सो लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस डबल बॉन्ड से आएंगे। सो इस सिस्टम के अंदर भी टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये भी एक एंटी सिस्टम हो गया। सबसे पहले यहाँ पे साइक्लिक मॉलिक्यूल है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 + 2 4, और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी एक 4 पाई सिस्टम है, ये भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट साइक्लिक मॉलिक्यूल है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है। अब इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 2 + 2 + 2, यानी कि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो है ये 4n+2 रूल को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये है एक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है, नेट में पिछली बार पूछा भी जा चुका है। बोरोन जो है, बोरोन के पास आपको मिलेगी एक एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। सो एम्प्टी p ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो उसकी वजह से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ओके, मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, प्लेनर भी हो जाएगा, कॉन्जुगेशन भी है। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बोरोन के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये 4n+2 रूल को सेटिस्फाई करता है, इस वजह से ये एक एरोमेटिक सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे भी बोरोन है, यहाँ पे भी बोरोन है, यानी हमें यहाँ पे एम्प्टी p ऑर्बिटल कंसिडर कर लेनी है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब मैं कॉन्जुगेशन की सोचूं तो मान लिया ऑक्सीजन के लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस p ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो पाई है ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है
इस तरफ लाएगा और इस पी ऑर्बिटल के साथ कम्युनिकेट करेगा। सेम यहाँ पे भी हो सकता है। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन हो सकती है, मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड की वजह से और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस लोन पेयर से आएंगे, और जो पी ऑर्बिटल है वो तो एम्प्टी है। तो टोटल ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही, यानी कि एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। इस तरीके से अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें पहले ही एक जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड वो दिख गया, ठीक है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके का सिस्टम हम बोल देंगे इसको नॉन एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं मिले आपको, या प्लेनर नहीं मिले, या उसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं मिलती हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने, हम डायरेक्ट उसको नॉन एरोमेटिक सिस्टम बोल देंगे। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्लास है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। It is a special case of aromaticity in which conjugation is interrupted or disturbed by a single sp3 hybridized carbon atom। मान लिया मैंने यहाँ पे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का एक मॉलिक्यूल लिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट करा है। सो H पॉजिटिव जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और दूसरी जगह कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल जो दिख रहा है यहाँ पे, इसमें एक कार्बन एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमें लगेगा कि ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन स्टडीज़ बताती हैं, जैसे NMR स्टडी है, उसे पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि जो sp3 कार्बन एटम है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और बाकी मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन के अंदर रहेगा। सो जो कॉन्जुगेशन है वो इस नीचे वाले प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। एक एटम सिर्फ अबोव द प्लेन हो जाएगा और कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। सो एरोमेटिक के मुकाबले यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम होगी, ठीक है। आगे देखिए क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक नाम यूज़ करा जाएगा जो भी आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। लाइक यहाँ पे इस एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव है। तो इन जनरल कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले जो आयनिक इन नेचर हो और ये इसके साथ एक काउंटर आयन भी आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बोल देंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल आपको ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे। उसके बाद होमो एरोमेटिक, क्योंकि इनके अंदर भी कॉन्जुगेशन होती है काफ़ी अच्छी और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन एक sp3 कार्बन एटम जो है वो अबोव द प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो एरोमेटिक के मुकाबले होमो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी कम मिलेगी। उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक वो होंगे जो या तो प्लेनर ना हो, या साइक्लिक ना हो, या उनके अंदर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रखी हो, ठीक है। और सबसे लेस स्टेबल होंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। सो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर रहेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम कैसा रहेगा। सो चलिए देखते हैं इनके बारे में। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। सो देखते हैं कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर। पहले ये मॉलिक्यूल दे रखा है। सो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड की वजह से और ये कार्बोकेटाइन इसकी वजह से 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाँ, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को सेटिस्फाई करता है, इस वजह से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन है, नेक्स्ट भी कार्बोकेटाइन है, यानी कि इस डबल बॉन्ड की जो है वो दोनों तरफ कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर वो वापस, मतलब पूरी एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी मॉलिक्यूल के अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो अगेन इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, एरोमेटिक सिस्टम बनेगा। यहाँ पे देखिए कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉन्जुगेशन नहीं तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख देंगे इसको नॉन एरोमेटिक, ओके। अब इस इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था मैं इसको कुछ ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, मान ली यहाँ पे मैं p ऑर्बिटल के थ्रू इसको आपको दिखाऊँ,
यहाँ पे इस तरीके से पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे था। मतलब कॉन्जुगेशन यहाँ पे पॉसिबल है अगर ऑक्सीजन जो है अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले ले, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और फिर कॉन्जुगेशन जो है वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगी। यानी कि अगर इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके मैं ऑक्सीजन की तरफ लगा दूं तो मॉलिक्यूल अपना जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो ये हमने यहाँ पे भी देखा था, यानी कि एक एरोमेटिक सिस्टम बन गया है चार्ज डिस्प्लेस करने से या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करने से। सो इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट करके देखते हो, सो पॉसिबिलिटी है कि एक स्ट्रक्चर उसके अंदर एरोमेटिक बन जाएगा और ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, सो ये थे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। देखिए पहला एग्जांपल, इसके अंदर यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करते हैं, इस वजह से इनको हम एंटी एरोमेटिक बोल देते हैं। अब एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है, सो ये कुछ भी करके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना चाहेंगे, या तो ये कॉन्जुगेशन को ब्रेक करना चाहेंगे, ठीक है, या ये प्लेनरिटी को लॉस करना चाहेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ बताती हैं कि ये मॉलिक्यूल एकदम ऐसे स्क्वायर में रहने की बजाय ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, ताकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल ना हो सके, ताकि ये नॉन एरोमेटिक हो जाए, क्योंकि नॉन एरोमेटिक जो मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे आपको एंटी एरोमेटिक से। ठीक है, ये बात काफ़ी ध्यान रखने की है कि कई बार एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप को रीअरेंज करेंगे, अपनी प्लेनरिटी लॉस करेंगे या कॉन्जुगेशन को लॉस करने की कोशिश करेंगे और फिर वो नॉन एरोमेटिक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको आगे की स्लाइड्स के अंदर भी मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जैसा पीछे हमने देखा था, सेम यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करूं तो जो मॉलिक्यूल मेरा बनेगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ये जो सिस्टम बन गया ये अपना बन गया है एंटी एरोमेटिक, यानी कि स्टेबल, ये तो काफ़ी डिस्टेबल सिस्टम बन गया, यानी कि यहाँ पे इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से एक स्टेबल सिस्टम बन रहा था, तो वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल था, फेवरेबल था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एंटी एरोमेटिक वापस से वो डिस्टेबलाइजेशन की ओर उसे ले जा रहा है, तो ये फेवरेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के काफ़ी एग्जांपल्स हैं, बेंजीन भी उनके अंदर एक है और काफ़ी वाइड वैरायटी जो है इसमें देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एरोमेटिक सिस्टम हमारा बनेगा। यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, आसानी से हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, एरोमेटिक सिस्टम इसको बोल देंगे। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके काउंट करने हैं, 2 इसके, और एक जो डबल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 पाई हैं। कॉन्जुगेशन भी है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्जुगेशन हम कैसे दिखाएं, तो इस नेगेटिव को यहाँ पे लेके जाइए, डबल बॉन्ड जो हो शिफ्ट होकर इस कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा, फिर फर्दर इस नेगेटिव चार्ज को इधर लेके आएंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। मतलब एक साइक्लिक मैनर के अंदर कॉन्जुगेशन होती रहेगी। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 पाई यानी कि एरोमेटिक सिस्टम। अब कुछ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखिए डबल बॉन्ड है और उसके एडजेसेंट यहाँ पे एक एटम के पास लोन पेयर है। अगर ये लोन पेयर इधर डोनेट करता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसकी। ठीक है, यानी कि साइक्लिक मैनर के अंदर कॉन्जुगेशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड की वजह से, 2 पाई इसकी वजह से, और जो लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, यानी कि एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया और ये एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। सेम यहाँ पे केसेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड की वजह से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड की वजह से और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड की वजह से। अब जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं वो काउंट नहीं करने, तो यहाँ पे स्टार लगा के एक बात लिखेंगे कि अगर आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मिले, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो उस नाइट्रोजन के ऊपर दिख रहे लोन पेयर को काउंट नहीं करना है।
ठीक है। क्यों काउंट नहीं करना है, जब मैं इसका आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आगे की स्लाइड में, जहाँ पे बेसिक्स जो कैरेक्टर है इनका डिस्कस करेंगे, सो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि अगर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड किसी भी एटम के अंदर आपको मिले तो उसके ऊपर जो लोन पेयर हैं वो काउंट नहीं करने, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में आएंगे ही नहीं। ठीक है। अब देखिए इस एग्जांपल में इसी बात को अप्लाई करते हैं। ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मतलब ये वाले लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, वो वाले होंगे। तो ओवरऑल अगर कोई पूछे इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है कितने, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2, यानी कि एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बजाय कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे बोलना गलत हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ट्रोपोलोन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करके देखिए। इस पाई इलेक्ट्रॉन का मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो नया जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा अपना। ओके। अब ये इतनी जो मोइटी है ये है एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4n+2 पाई रूल को सेटिस्फाई करती है। सो कुछ केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल बनेंगे और कई टाइम आपके जो हैं वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे हम देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ इस मॉलिक्यूल के अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 4n पाई रूल को सेटिस्फाई करता है, इस वजह से ये एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी ऐसे काउंट करेंगे तो भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन है और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करेंगे 4 डबल बॉन्ड्स है, 4 × 2 यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर भी। ये भी एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम मिलेगा। नेक्स्ट चलिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर अगर आपको ऐसे मॉलिक्यूल मिले और वहाँ पे सपोज मान लिया हाइड्रोजन तो आपको हर बार यहाँ पे नहीं दे रखे होंगे, आपको सिंपल कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा, इसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन भी दिखेगी और आपको लगेगा कि मॉलिक्यूल प्लेनर है। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, तो मैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके इसको एरोमेटिक बोल दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने की बात ये है कि जो हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे उनके अंदर रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये दोनों जो रिंग्स हैं ये प्लेन के अंदर नहीं रह पाती, तो इसकी प्लेनरिटी लॉस होने के कारण ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं उन हाइड्रोजन्स की बजाय यहाँ पे कोई ट्रांस एनुलर सब्सटीट्यूशन कर दूँ जो मॉलिक्यूल को प्लेन में रहने को मजबूर कर दे, ठीक है, तो ये दोनों रिंग अब एक प्लेन के अंदर रहेंगी। अब प्लेनरिटी आ गई है मॉलिक्यूल के पास और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अब ये सिस्टम एरोमेटिक हो गया। तो इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल आपको मिले वहाँ पे अगर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं, तो उनके अंदर रिपल्सन क्रिएट होगा, प्लेनरिटी लॉस हो जाएगी और जो मॉलिक्यूल है अपना वो नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर कोई सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, तो प्लेनरिटी होगी मॉलिक्यूल के पास, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल बोल देंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो है एजुलिन। इससे रिलेटेड IIT JEM के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए एजुलिन्स के अंदर क्या होगा, एक 7 मेंबर्ड रिंग मिलेगी, एक 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी और दोनों ऐसे फ्यूज्ड मिलेंगी। ठीक है। अब देखने के अंदर तो इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन हमें दिखते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी सिस्टम हमें ठीक ठाक एरोमेटिक नहीं लगता। अब इसको एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पे इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी। सो अब देखिए इस रिंग के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे, और इस रिंग के पास जो हैं वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों रिंग का साझा है, ये इसको भी शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा। ठीक है, तो दोनों की दोनों रिंग जो हैं वो इस फॉर्म में एरोमेटिक हो रही हैं, यानी कि पहले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था जहाँ पे डाइपोल्स क्रिएट नहीं हुए थे उसकी बजाय अगर यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो जाए तो दोनों की दोनों रिंग्स एरोमेटिक हो जाती हैं और ये मॉलिक्यूल एज सच एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस एजुलिन मॉलिक्यूल का काफ़ी हाई डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा और ये वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होगा इसी वजह से। ओके, अब आगे बात करते हैं 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में।
12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आपको एनुलिन्स वगैरह मिलेंगी। सो जैसे यहाँ पे एक एनुलिन दे रखी है, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जो डबल बॉन्ड या जो लोन पेयर आपको ऐसे एनुलिन्स के बीच में मिले उसको काउंट नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी जो पेरीफेरी के ऊपर डबल बॉन्ड है उनको काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसके अंदर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करता है, तो इस वजह से ये एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे भी 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया। यहाँ पे भी आपको 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलेंगे। अब देखिए जो पीछे बात करी थी ट्रांसएनुलर सब्स्टिट्यूशन की, वही यहाँ पे है। तो अब ये दोनों जो रिंग्स हैं वो प्लेनर रहेंगी, ये प्लेनरिटी को लॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट ने इन दोनों जो रिंग्स हैं इनको बांध रखा है। सो यहाँ पे एंटी रहेगी। अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो मॉलिक्यूल अपनी प्लेनरिटी जो है उसको लॉस कर देता और जो मॉलिक्यूल हमारा होगा वो नॉन एरोमेटिक बन जाता। नेक्स्ट देखते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। 14 पाई, इसमें भी सेम वही नॉन हक्कल डबल बॉन्ड है, बाकी को काउंट करके देखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ट्रांस एनुलर सब्स्टिट्यूशन है, उसकी वजह से प्लेनरिटी है। अगर ये नहीं होता तो इसको हम नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। सेम यहाँ पे ये यहाँ पे कार्बायनाइन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना जो एल्कीन है, एल्कीन के हमेशा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने हैं। ऐसा क्यों था? मान लिया मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। सो ये जो दूसरा पाई बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर है और ये वाली जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये सिर्फ कम्युनिकेट कर सकती हैं इसके पास, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही एक्चुअल में कॉन्जुगेशन में आएंगे। ये वाले जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये एज सच रहेंगे, कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं आएंगे। सो इसलिए एल्कीन के हमेशा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने हैं। ओके, अब थोड़े से एडवांस टॉपिक की बात करते हैं कि NMR जो है वो कैसे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम मॉलिक्यूल्स का NMR स्पेक्ट्रा लेके देखेंगे और फिर पता करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो सकता है और कौन सा एंटी एरोमेटिक हो सकता है। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं तो इनके अंदर एक एरोमेटिक रिंग करंट या इसे डायमैग्नेटिक रिंग करंट भी बोलते हैं, जिसकी वजह से कुछ जो आउटकम्स हैं इसकी वो ऐसी देखने को मिली हैं कि जो आउटर प्रोटॉन्स होंगे, लाइक मान लिए यहाँ पे बेंजीन्स हैं और इसके आउटर प्रोटॉन्स यानी बाहर की तरफ जो हाइड्रोजन एटम है वो डीसिल्डेड हो जाएंगे। डीसिल्डेड है यानी कि हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर जो उनका स्पेक्ट्रा है वो दिखेगा। दूसरी तरफ अगर मान लिया इस मॉलिक्यूल के अंदर तो अंदर की तरफ कोई प्रोटॉन नहीं है, लेकिन अगर एनुलिन्स होते या और बड़े स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे इनर प्रोटॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, सो वो सिल्डेड हो जाते हैं, यानी कि वो जो है लो डेल्टा वैल्यू, इवन नेगेटिव डेल्टा वैल्यूज़ भी उनके केसेस में मिलती है। तो ऐसा हुआ क्यों, ये देखने के लिए एक बार अच्छे से इसका ऑर्बिटल डायग्राम और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको समझते हैं। सपोज बेंजीन का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ठीक है, बेंजीन के ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये दिखा रखे हैं ब्लू कलर से। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहाँ पे इस ऑरेंज कलर में दिखा रखा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कुछ इस तरीके से होंगी। जो B0 है या B0 है वो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन्स जो है और ये एरो जो है ये ऊपर की तरफ जाती हुई हमें दिख रही है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है यहाँ पे, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रीजन जो है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है या जो प्रोटॉन है यहाँ पे ये डीसिल्डेड है, ये हाई डेल्टा वैल्यूज़ के ऊपर अपना स्पेक्ट्रा शो करेगा। ओके, और जो अगर अंदर की तरफ कोई होता तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज में ये एरो जो है ये नीचे की तरफ है, और जो अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता वो इस तरफ होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब उसको रेडियो वेव एब्जॉर्ब कराने के लिए हमें और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती, तो यानी कि वो अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो सिल्डेड होंगे और जो कम
डेल्टा वैल्यू है या नेगेटिव डेल्टा वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर वो स्पेक्ट्रा अपना देगा। नेक्स्ट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर इसका उल्टा होगा, वहाँ पे एक पैराट्रोपिक रिंग करंट जो देखने को मिलेगा। सो जो एरोमेटिक्स थे उनके ठीक उल्टा काम यहाँ पे मिलेगा आपको। जो आउटर प्रोटॉन्स हैं वो तो सिल्डिड हो जाएंगे और जो इनर प्रोटॉन्स हैं वो डीसिल्डिड हो जाएंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा। अब एक प्रोटॉन जो अंदर है मॉलिक्यूल के वो तो होगा डीसिल्डिड, यानी कि कम डेल्टा वैल्यूज़ के ऊपर अपना जो स्पेक्ट्रा है वो शो कर देगा। और जो बाहर के प्रोटॉन्स लाइक ये वाले हाइड्रोजन, ये सिल्डिड होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, और इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको कहीं पे तो वो जो है स्ट्रेंथन करेगा और कहीं पे उसको अपोज करेगा। उसकी वजह से ये दोनों जो प्रोटॉन्स हैं इनकी अलग अलग डेल्टा वैल्यूज़ आएंगी। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस में डेल्टा वैल्यूज़ कम आएंगी, किस में डेल्टा वैल्यू ज़्यादा आएंगी, ठीक है। और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बाहर वाले प्रोटॉन अंदर वाले प्रोटॉन के मुकाबले सिल्डिड है या डीसिल्डिड है, तो हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। सो इस तरीके से NMR जो है वो इनको डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट जो क्लास है वो देखते हैं, जहाँ पे दो रिंग्स जो हैं वो एक डबल बॉन्ड के थ्रू आपको जुड़ी मिलेंगी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बनते हैं, या सिंपली ये क्वेश्चन बनता है कि क्या बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल है या नहीं। सो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि बॉन्ड को दोनों तरफ से ब्रेक करके देखना है। मतलब एक बार ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज इस तरफ, एक बार ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज इस तरफ लगा देना है। और अगर किसी भी तरीके से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दोनों के दोनों रिंग्स अगर एरोमेटिक हो रही हैं तो वो जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट करी है वो सही है। अगर एंटी एरोमेटिक बन रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट सही नहीं है, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स के अंदर आपको करना क्या है कि ये जो बीच में डबल बॉन्ड है इन दोनों रिंग्स को जिसने कनेक्ट कर रखा है उसको ब्रेक करके देखना है। अब इसकी ब्रेकिंग दो तरीके से करी जा सकती है। एक बार तो इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख लें और एक बार यहाँ पे नेगेटिव रख लिया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख लें और यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये दोनों रिंग सिमिलर थी तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर भी सिमिलर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पोर्शन को और इस पोर्शन को चेक करेंगे कि अगर दोनों एरोमेटिक हैं तो हमारी जो क्लीवेज हमने करी है पाई बॉन्ड की वो ठीक है। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो एरोमेटिक हो गया लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो गया, यानी कि ये वाली रिंग तो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी और जो सिस्टम है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम इसी तरीके से पाई बॉन्ड को क्लीव करेंगे। तो एक बार इसके ऊपर पॉजिटिव ले लिया और 5 मेंबर्ड के ऊपर नेगेटिव रख लिया। और दूसरा तरीका हो सकता है कि जो 3 मेंबर्ड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आए और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब देखिए ये वाली मोइटी 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गई, ये वाली 6 पाई ये भी एरोमेटिक हो गई। हाँ, बॉन्ड क्लीवेज के बाद यहाँ पे दोनों की दोनों रिंग्स जो हैं वो एरोमेटिक बन रही हैं, यानी कि ये बॉन्ड क्लीवेज हमने ठीक कर दिया। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और सिस्टम जो हमारा है वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अब दोनों रिंग्स एरोमेटिक है, दोनों स्टेबलाइज्ड हैं। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को आप खुद करके देखिएगा और पता करिएगा कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ऐसे कंपाउंड्स के अंदर कई बार जो है बॉन्ड रोटेशन जब अलाउड नहीं होगा तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो देखिए अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर अगर एरोमेटिक नहीं बनेंगे तो बॉन्ड हम तोड़ेंगे नहीं, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है अब इसके 2 या 2 से अधिक जो आइसोमर हैं वो पॉसिबल होंगे। एक बार तो ए के पास सी हो या दूसरी बार हम सी को यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यानी कि डी ऊपर चला जाए सी नीचे आ जाए। सो अगर इन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल होगी तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं, क्योंकि फिर तो रिंग्स रोटेट कर पाएंगी, फिर तो बीच में एक सिंगल बॉन्ड मिलेगा और सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ऐसे लेटरल ओवरलैप से बनी हुई
जुड़ी हुई होती हैं उनकी ओवरलैपिंग ब्रेक हो जाएगी अगर हम इसको रोटेट करना चाहेंगे। सो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहचानना है तो सिर्फ ये देखिए कि जो रिंग्स के बीच में C डबल बॉन्ड C है वहाँ रोटेशन अलाउड है या नहीं। अगर रोटेशन अलाउड है तो पूरा मॉलिक्यूल जो होगा, सपोज यहाँ पे इस तरीके का कोई भी मॉलिक्यूल होता, अब इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है तो बेशक से इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता तो ये रोटेट करते रहते, ये पूरा सिस्टम रोटेट कर जाता, तो यहाँ पे कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होता और यहाँ पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे हैं तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रेग्स रूल के बारे में। सो क्रेग्स रूल जो होता है वो है पॉलीसाइक्लिक और नॉन बेंजेनोइड मॉलिक्यूल्स के बारे में। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो हम क्रेग्स रूल का यूज़ करके बता सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। सो क्रेग्स रूल के लिए भी हम सिमिलर सी ट्रायंगल बना के देखेंगे जैसे हमने शुरुआत में कंडीशंस के टाइम देखी थी। सो मॉलिक्यूल की पहली कंडीशन है कि वो पॉलीसाइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी है नॉन बेंजीनोइड, मतलब कि कोई बेंजीन टाइप जो सबस्ट्रेट है या जो मोइटी है वो मॉलिक्यूल के अंदर नहीं दिखनी चाहिए। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर से मैं कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करूं और उसको 180 डिग्री का रोटेशन दूं तो मेरा मॉलिक्यूल सेम आना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर कोई मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करता होगा तो हम क्रेग्स रूल लगा देंगे उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एजुलिन का एग्जाम्पल लिया है और देखिए ये पॉलीसाइक्लिक है क्योंकि एक से अधिक साइकिल्स इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें दिख रही हैं। दूसरा नॉन बेंजीनोइड सिस्टम है क्योंकि कोई भी मोइटी बेंजीन जैसी नहीं है। तो अब हम देखेंगे इस पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री डाल के। सो यहाँ से अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस पास करूँ और इसको 180 डिग्री का रोटेशन दूँ तो मेरा मॉलिक्यूल सिमिलर ही आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब ये तीनों कंडीशन अगर कोई मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करता है तो फिर हम जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं वो देखेंगे कितने हैं। सपोज इस केस में 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट कर लिए, उसके बाद उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो नंबर आ रहा है वो कैसा है, ओड है या इवन है। जैसे यहाँ पे 5 डबल बॉन्ड थे, एक माइनस किया 4, यानी कि इवन नंबर आ रहा है। तो ऐसा जो सिस्टम होगा वो एरोमेटिक सिस्टम हमें मिलेगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे पेंटालीन मॉलिक्यूल है, पॉलीसाइक्लिक है, नॉन बेंजीनोइड भी है, एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। देखो यहाँ से अगर एक्सिस पास करी 180 डिग्री का रोटेशन दिया तो हाँ इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो हमने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट किए 1 2 3 4, 4 - 1 3, यानी कि ओड जो है वो आ रहा है। तो ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। नेक्स्ट जो हेप्टालीन है वो आप करके देखिएगा। आगे चलिए, अब बात करते हैं कि रिंग साइज का एरोमेटिसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो देखिए यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है, काफ़ी छोटी सी रिंग है, और एक यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग है। दोनों की दोनों ही एरोमेटिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अब किसके अंदर ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी, किसके अंदर कम होगी, ये डिपेंड करता है रिंग साइज़ के ऊपर। अगर रिंग छोटी है तो ज़्यादा एरोमेटिसिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो आसानी से जो प्लेनर रह सकता है, लेकिन अगर कोई इस तरीके से बड़ा मॉलिक्यूल है सो वो प्लेनरिटी अपनी लॉस करने लग जाएगा, ठीक है। सिमिलर बात जो है वो हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जितनी छोटी रिंग उतनी ज़्यादा एंटी एरोमेटिसिटी। और ये एक शॉर्टकट भी है कि अगर आपको 8 मेंबर से ज़्यादा कोई भी रिंग मिले और वो एंटी एरोमेटिक हो तो उसको आप डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक बोल देना। क्यों? क्योंकि जो 8 मेंबर्ड एंटी एरोमेटिक रिंग होगी वो अपनी प्लेनरिटी लॉस कर लेगी कैसे ना कैसे, और वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगी ताकि वो थोड़ी बहुत स्टेबलाइज्ड हो सके। सो ये था रिंग साइज का इफेक्ट एंटी एरोमेटिसिटी के ऊपर। इसका एक एग्जांपल काफ़ी बेहतरीन है, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। इसके अंदर होगा क्या कि हमें मॉलिक्यूल जो है वो पहले तो प्लेनर लगेगा क्योंकि सभी के sp जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 8 पाई सिस्टम बनेगा, यानी कि एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम ये बनेगा। सो हमें एंटी एरोमेटिक सिस्टम लगेगा, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसको टब कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। सो CO2 जो है वो टब कॉन्फॉर्मेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे पूरा ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर ही नहीं है।
तो इसको एंटी एरोमेटिक तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसने अपनी प्लेनरिटी लॉस कर दी। और ये शॉर्टकट आप याद रखिए, जनरली कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले जहाँ पे 8 मेंबर या इससे ज़्यादा की कोई भी रिंग हो और वो एंटी एरोमेटिक दिख रही हो, तो उसको नॉन एरोमेटिक टिक करिएगा। ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जिसको बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मान लिया ये रिंग एरोमेटिक होती और इसके पास दूसरी बेंजीन रिंग आ जाती और फ्यूज़ कर देते हम, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी का कुछ हिस्सा उसे दे देगा। जैसे यहाँ पे इसके पास ये जुड़ गई तो इसकी एरोमेटिसिटी का कुछ हिस्सा ये उसको दे देगा। ठीक है। सिमिलर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये रिंग एरोमेटिक थी और 2 बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ गई, तो अपनी एरोमेटिसिटी का कुछ हिस्सा ये इस बेंजीन को देगा, कुछ उसको देगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वे जनरली होंगे एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर बेस, यानी कि जो ये साइक्लो पेंटाडाइन मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पे ओवरऑल जो अपना सिस्टम है वो हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए, मान लिया ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो गई उसकी पीके थी 15 के आसपास, यहाँ पे 20 होगी, यहाँ पे 23 होगी, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है। ओके। और जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग बढ़ती चली जाएंगी उतनी ही ज़्यादा जो एरोमेटिसिटी है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन की वो डिक्रीज हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ जो एसिडिटी है, जो हाइड्रोजन अटैच था सीपी के साथ, उसकी एसिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिसिटी की सबसे जो बेसिक एप्लीकेशन है वो तो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए हमें डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिए जा सकते हैं, फिर हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है। सो उसके अंदर हम ये जनरल यही अप्रोच लगाएंगे कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल, होमो एरोमेटिक उससे कम, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी एसिडिक नेचर। आपको कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। सो आप क्या करिएगा, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रखा है सिंपल वहाँ से एक प्रोटॉन लॉस कर देना, और जो एनायन है, जो मतलब हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहीं पे रख लेना। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो कर रखा है। अगर प्रोटॉन लॉस होने के बाद हमारा सिस्टम एरोमेटिक बने तो इसका मतलब वो आसानी से इस प्रोटॉन को छोड़ देगा, एक हाईली एसिडिक प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन लॉस करने के बाद एरोमेटिक हो रहा है तो वो काफ़ी अच्छा एसिड होएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केस पूरा का पूरा उल्टा हो गया है। यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन लॉस करें तो एक नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन एटम के पास रह जाएगा। अब ये वाला जो सिस्टम बना ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल उस हाइड्रोजन को लॉस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। सो इस तरीके से एसिडिक नेचर जो है वो 2 मॉलिक्यूल की कंपेयर करी जा सकती है। नेक्स्ट है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर के आप अंदर ध्यान रखिए कि जो लोन पेयर है अगर वो एरोमेटिसिटी का पार्ट होगा, जैसे फ्यूरान के अंदर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो अब ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो बेसिक नहीं होगा। ठीक है, या बहुत कम बेसिक होगा। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा एटम है जिसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो जो है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा और उसकी बेसिक नेचर काफ़ी अच्छी होगी। जैसे इमिडाजोल के अंदर 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के लोन पेयर एरोमेटिसिटी के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये वाले नहीं हैं। सो यहाँ पे ये वाला जो लोन पेयर है उसकी बेसिक नेचर काफ़ी अच्छी है, इसकी कम है। ठीक है। अब जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम होते हैं उनका ये वाला लोन पेयर एरोमेटिसिटी के अंदर क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता, वो यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है। हमने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया और देखा कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेंगे कुछ इस तरीके से, और जो p ऑर्बिटल हैं वो इसके एकदम परपेंडिकुलर होंगी। तो अब इलेक्ट्रॉन का कम्युनिकेशन इनके साथ अच्छा नहीं होगा क्योंकि सिमेट्री मैच नहीं कर रही। तो मैंने पहले जो आपको शॉर्टकट बताया था एक, कि जब भी आपको नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिले ऐसे केसेस के अंदर, सो उसके ऊपर जो लोन पेयर होंगे उनको काउंट मत करिए। अगर नाइट्रोजन sp3 है और लोन पेयर हैं तो काउंट करिए। ओके।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने देख ली है कि कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है हम बता सकते हैं अगर रिंग डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हैं तो। उससे नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सपोज ऐसा RX कोई भी मॉलिक्यूल हमें मिला और AgNO3 के साथ उसकी रिएक्शन शो करनी है। सो अगर ब्रोमीन एज ए ब्रोमाइड आयन लीव कर जाए और मॉलिक्यूल के पास रह जाए कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद अगर ये पूरा सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है यानी कि स्टेबलाइज हो गया ये, तो ब्रोमाइड जो आयन है वो इसे आसानी से लीव कर जाएगा और फिर जो यहाँ पे Ag पॉजिटिव होगा उसके साथ मिलके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ब्रोमाइड लीव करने के बाद यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक हो गया, तो वो वाली रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी। सो आपको डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देके पूछ सकता है कि किसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी या किसके अंदर AgBr या AgCl बनेगा और किसके अंदर नहीं बनेगा। सो आपको वही अप्रोच ध्यान में रखनी है कि अगर मॉलिक्यूल एरोमेटिक मेरा बन रहा है रिएक्शन के बाद तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो रिएक्शन नहीं होगी। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सपोज ये रिएक्शन दे रखी हो हमें और OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सो हम एक इसको करने का तरीका ये सोच सकते हैं कि मान लिया यहाँ से क्लोरीन जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाए और OH नेगेटिव उसकी जगह पे आके अटैक कर दे। यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जैसे SN1 SN2 वो सारी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे लगेंगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा जब ये यहाँ से क्लोरीन लीव कर जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट होगा। सो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये काफ़ी स्टेबल हो गया क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया। अब अगर इसके ऊपर OH नेगेटिव अटैक करे तो ये फिर से डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ये एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो वहाँ जाने की बजाय जो ये इंटरमीडिएट है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। उसकी बजाय यहाँ पे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जिन्हें बोलते हैं, यानी कि ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इसके बाहर काउंटर एनायन OH नेगेटिव रहेगा। मतलब कि OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ये एज इट इज़ यहाँ पे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट सी रिएक्शन है जिसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। सो इसके अंदर क्या होगा, साइनाइड को यहाँ पे अटैक कर देना चाहिए था और ये जो पाई बॉन्ड था वो ऊपर शिफ्ट हो जाता, यानी कि कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमने सोचा होगा माइंड के अंदर, इसको हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने की बजाय यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या वो देखते हैं। सपोज जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्प्लेस कर दिए मैंने और कुछ इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को लिख दिया। सो अब ये पार्ट जो है, ये मोइटी जो है मॉलिक्यूल की, वो काफ़ी स्टेबलाइज्ड है क्योंकि एक एरोमेटिक बन गया, यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम हो गया। सो यहाँ पे अब साइनाइड नेगेटिव का अटैक नहीं होगा क्योंकि ये एज इट इज़ रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया। तो यहाँ पे भी पिछले एग्जाम्पल्स के जैसे ही ये क्वासी एरोमेटिक सिस्टम के जैसे ही एग्जिस्ट करेगा और साइनाइड जो होगा वो यहाँ पे काउंटर आयन की तरह एक्ट करेगा। सो आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये ध्यान देना है कि आप डायरेक्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो आपने अप्रोच सीखी हुई है उस अप्रोच से क्वेश्चन करने के बजाय आपको पहले एरोमेटिसिटी ध्यान के अंदर रखनी है कि अगर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के दौरान अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है तो उस एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करना, उसको एज इट इज़ रखना और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको एज ए काउंटर एनायन वहाँ पे पुट कर देना है ताकि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। 10 पाई इलेक्ट्रॉन जब हमने सिस्टम देखा था उसके दौरान हमने एजुलिन की बात करी थी। सो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बाद जो स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक हो रहा है तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूल के पास जो है वो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। जैसे एजुलिन के केसेस में अगर हम इसकी अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो अल्टीमेटली इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे दोनों की दोनों रिंग्स जो हैं वो एरोमेटाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो एजुलिन जो है उसके पास काफ़ी हाई डाइपोल मोमेंट मिलेगा और ये जो है वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होगा डिस्पाइट बीइंग एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
तो इस तरीके से एरोमेटिसिटी को हम डाइपोल मोमेंट वगैरह बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये था कंप्लीट एरोमेटिसिटी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि सबको इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।